आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। मैं आपका दोस्त श्रीहर निखिल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं टॉपर स्टूडेंट एजुकेशन में। जैसा कि हमारी चर्चाएं चल रही थी यूपीएससी के रिगार्डिंग फिलोसॉफी सब्जेक्ट को लेकर हम चर्चा कर रहे थे। इसी दौरान हम एक और नई चीज प्रारंभ करने वाले हैं कि जो यूपीएससी के पुराने सालों के क्वेश्चन पेपर्स थे फिलोसॉफी के, हम उन पर भी चर्चा करेंगे, हम उन पर भी एक नज़र दौड़ाएंगे ताकि आप लोग ये देख पाए कि आखिर यूपीएससी पूछता क्या है। देखिए, यूपीएससी क्या पूछेगा ये प्रिडिक्शन करना तो इम्पॉसिबल है, हमेशा जीवन में ध्यान रखिएगा। बट हाँ, एग्जाम पेपर जब हम देखते हैं तो उससे एक थोड़ा सा आपको ये आइडिया हो जाता है कि हाँ, यूपीएससी जब क्वेश्चन पूछता है तो उसकी अप्रोच क्या होती है, आखिर यूपीएससी आपसे जानना क्या चाहता है, आखिर यूपीएससी की डिमांड क्या है और उसकी सप्लाई मुझे कैसे करनी है। दैट्स इट। इसके अलावा और कुछ नहीं है यूपीएससी के अंदर। तो हम कोशिश करेंगे पिछले 10 सालों के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं हम उन पर भी चर्चा करेंगे, उन पर भी एक डिटेल्ड कोशिश करेंगे। चूंकि मैं वीक में यूपीएससी के एक या दो ही वीडियोस बनाता हूं तो वो आप सभी लोगों को पता होगा। तो दो वीडियोस ज़्यादा मैं अभी यूपीएससी के लिए नहीं बना रहा हूँ क्योंकि बाकी बैचेस बहुत सारे हैं मेरे पास, बाकी और भी बहुत सारे काम है, तो इस चक्कर में थोड़ा सा शेड्यूल थोड़ा टाइट है मेरा। हाँ, यूपीएससी की जो नियमित कक्षाएं हैं, जो पर्सनल क्लासेस हैं, मेरी प्राइवेट क्लासेस, वो रेगुलर चलती रहती है। बट पब्लिकली जो वीडियोस हैं मैं कम बना पाता हूँ। आज का जो मेरा विषय है यूपीएससी को लेकर के, आज का विषय जो है वो दो तीन प्रश्नों को समाहित किए हुए है फिर से। स्पेशली हम इंडियन फिलोसफी और वेस्टर्न फिलोसफी, सोशल और रिलीजियस, इन चारों को कंपेयर कर रहे हैं। क्वेश्चन ये है आपका कि सर इंडियन और वेस्टर्न में से हम किसको ज़्यादा प्रेफरेंस दें, और सोशल और रिलीजियस में से मैं ज़्यादा प्रेफरेंस किसको दूं। ये एक ऐसा प्रश्न है जो लगभग हर विद्यार्थी के जीवन में आता है जब वो यूपीएससी की तैयारी शुरू करता है। आप एक बार इंडियन की तरफ झुकते हैं, फिर धीरे धीरे आपको वेस्टर्न अच्छा लगने लग जाता है, फिर आपको एक टाइम बाद इंडियन बिल्कुल ही खराब लगने लग जाता है। सेम एज सोशल और रिलीजियस के अंदर है। सोशल से आप शुरू करते हैं, धीरे धीरे रिलीजियस आपको अच्छा लगने लग जाता है क्योंकि उससे थोड़ा जुड़ाव है आपका, आपको लगता है रिलीजियस फिलोसफी। अच्छा, एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग, एक मेरे पास एक दिन एक कॉल आया कि सर मैं ग्रेजुएट हूँ और मुझे फिलोसॉफी ऑप्शनल लेने का मन है, क्या मैं ले लूँ। मैंने कहा भाई साहब आपका बैकग्राउंड क्या है एजुकेशनल। बोले सर एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं, आप छोड़िए, आप ये मुझे बताइए कि मैं लगभग 6 महीने से भगवत गीता पढ़ रहा हूँ तो मुझे लगता है मुझे फिलोसॉफी ऑप्शनल ले लेना चाहिए। मैंने कहा यार भगवत गीता तो यूपीएससी में नहीं आती है, फिर आप क्या करेंगे। कहने का तात्पर्य, व्यक्ति अपने आप को फिलॉसफी से जब जोड़ता है तो वो धर्म के रास्ते से ज्यादा अच्छा जोड़ता है। इसलिए पार्ट 2 के अंदर सोशल और रिलीजियस के अंदर आप रिलीजियस फिलॉसफी को ज्यादा प्रेफरेबल एक सेक्शन मानते हैं कि यार मैं इसको प्रेफर करूंगा। अब एक प्रश्न आता है यही जो मैं स्टार्टिंग में आपसे डिस्कस किया था कि इंडियन और वेस्टर्न में से कौन सा, रिलीजियस और सोशल में से कौन सा। आज हम डिस्कशन कर लेते हैं इंडियन और वेस्टर्न कि भैया इंडियन और वेस्टर्न में से सबसे ज्यादा अच्छा कौन है, मैं किसके साथ आगे बढ़ूं। तो भैया देखिए, छोटी सी दो तीन चीजें बताऊंगा इंडियन और वेस्टर्न के बारे में, उसके बाद निर्णय जो है आप अपना निर्णय खुद लीजिएगा, मेरी बात मत मानिएगा, आपको जो उचित लगता है आप उसके साथ आगे बढ़िएगा। इंडियन फिलोसॉफी की अगर आप बात करते हैं, सिलेबस आपके सामने होगा, सिलेबस एक बार आप देख लीजिएगा। इंडियन फिलोसॉफी को इन लोगों ने लगभग दो भागों के अंदर बांटा हुआ है, आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन जिसको आप कहते हैं, आस्तिक का मतलब ये जो विश्वास करता हो, नास्तिक का मतलब है जो विश्वास नहीं करता हो, और कुछ नहीं है यहाँ, इसको ईश्वर से मत जोड़िएगा। जिसको मैं आस्तिक कहता हूं वो है जो वेदों पर विश्वास करते हैं, नास्तिक वो है जो वेदों पर बिलीव ही नहीं करते हैं। नास्तिक के अंदर 3 आते हैं, चारवाक, जैन और बुद्ध। आस्तिक में टोटल 6 आते हैं जो 2x3 इस रेशो में चलते हैं। दो दो फिलॉसफी एक साथ चलेगी, मतलब कि सांख्य और योग ये दोनों लगभग एक ही जैसी है, न्याय और वैशेषिक दोनों एक जैसी है, मीमांसा और वेदांत ये दोनों एक जैसी है। एक जैसे मतलब एक थोड़ा ओल्डर वर्जन है, एक थोड़ा अपग्रेडेड वर्जन है। सांख्य दर्शन ओल्डेस्ट फिलॉसफी है, योग दर्शन उसका एक अपग्रेड वर्जन है। न्याय दर्शन पहले आता है, वैशेषिक दर्शन उसके बाद आता है, उसी का अपग्रेडेड वर्जन है। मीमांसा पहले आता है, वेदांत बाद में आता है, उसी का अपग्रेडेड वर्जन है। ये आपकी 9 फिलॉसफीज है, उसके बाद एक महर्षि अरविंद, बस
ये 10 फिलोसफर्स आपको पढ़ने होते हैं। वेस्टर्न फिलोसॉफी की बात करते हैं। प्लेटो और अरस्तु से कहानी शुरू होगी। अनुभववाद और बुद्धिवाद, मतलब दोनों में 3-3 फिलोसफर, वो तो 6 और 2 8, और फिर कांट और हीगल, टोटल 10 फिलोसफर्स, प्लस कंटेम्पररी वेस्टर्न फिलोसोफर, ये भी लगभग इतने ही हैं, तो संख्या हो गई लगभग 20। एक में 10, एक में 20। इंडियन फिलोसॉफी में, कंटेम्पररी इंडियन फिलोसफी के अंदर ओनली आप महर्षि अरविंद को पढ़ते हैं बस, जबकि वेस्टर्न वर्ल्ड में आपको 10 फिलोसफर्स पढ़ते हैं। अब निर्णय आप लीजिए कि इंडियन फिलोसॉफी में ओनली 10 सेक्शन है, वेस्टर्न फिलोसॉफी में लगभग 20 सेक्शन है। अब एक और सेकंड लॉजिक देता हूं आपको, तर्क देता हूं दोनों को कंपेयर करने का। इंडियन फिलोसॉफी से ये कुछ चीजें हैं जो फिक्स रखनी है आपको। नास्तिक दर्शन जो है, चारवाक, जैन और बुद्ध, इसमें से ओवरऑल एक फिलोसफर आपको बहुत स्ट्रांग रखना पड़ेगा। मैं ऑलवेज एडवाइस देता हूं कि आप बुद्ध को हमेशा स्ट्रांग रखें, क्योंकि बुद्ध से प्रश्न आता ही आता है। भले ही एक प्रश्न आए, बुद्ध से आएगा, बुद्ध फिलोसॉफी पूछी जाएगी, फिक्स है। तो बुद्ध फिलोसॉफी आपको स्ट्रांग रखनी है। आस्तिक दर्शन की मैं बात करता हूं, तो आस्तिक दर्शन में आप 2 फिलोसोफर्स को स्ट्रांगली पकड़ लीजिए, लगभग 2 से 3 प्रश्न तो सीधे आपको गिरेंगे आकर के। एक तो आप न्याय को पकड़ लीजिए और एक आप वेदांत को पकड़ लीजिए बस। लेकिन आप जब वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ जाते हैं तो वहां 20 फिलोसोफर्स हैं। ठीक है, मैं कहता हूं एरिस्टोटल यूपीएससी को बड़ा प्यारा लगता है। मैं कहता हूं कि आपका ह्यूम और लाइबनिज इसको बड़ा अच्छा लगता है। कांट का ये बड़ा फैन है। विटगेंस्टीन इसको बहुत सुंदर लगता है। लेकिन ये तो धीरे धीरे करते करते 7-8 फिलोसोफर्स हो जाएंगे। इंडियन फिलोसफी ठीक है, छोटा सा है, किया जा सकता है। फिर एक और चीज सुनिए, थर्ड लॉजिक सुनिए। इंडियन फिलोसॉफी एक तरह से इंडिविजुअल फिलोसॉफी है। वहां अगर एक व्यक्ति कोई दर्शन कर रहा है तो वो उसी के बारे में चर्चा कर रहा है। मैं वेदांत दर्शन को एक बार साइडलाइन कर देता हूं। यहां अगर चारवाक कुछ कह रहा है तो चारवाक डायरेक्टली वेदों को क्रिटिसाइज कर रहा है। जैन दर्शन कुछ कह रहा है तो वो डायरेक्ट वेदों को क्रिटिसाइज कर रहा है। बौद्ध दर्शन कुछ कह रहा है तो वो डायरेक्ट वेदों को क्रिटिसाइज कर रहा है। दैट्स इट। दूसरी ओर सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, ये पांचों के पांचों वेदों की जो थ्योरीज है उसी को एक्सप्लेन कर रही हैं। दैट्स इट। वेदांत को मैंने क्यों हटाया? क्योंकि वेदांत थोड़ा डीप पे चला गया। भगवान शंकराचार्य ने कहानी शुरू करी वेदांत दर्शन की। हालांकि देखा जाए तो शंकराचार्य ने भी नहीं की, उनसे पहले ही हो चुकी थी, लेकिन एक मैं कहूं कि वास्तविक संरचना जो दी वो भगवान शंकराचार्य ने दी वेदांत दर्शन को। लेकिन भगवान शंकराचार्य की जो फिलॉसफी थी उसी को कहीं ना कहीं उनके जो आगे आने वाले सक्सेसर्स थे, रामानुजाचार्य, उन्होंने थोड़ा सा क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। थोड़ा और हम आगे बढ़े तो और फिलोसफर्स आए, जैसे माधवाचार्य आ गए, वल्लभाचार्य आ गए, चैतन्य महाप्रभु आ गए। इन लोगों के पास अब 2 ही ऑप्शन हो गए, या तो आप शंकराचार्य की तरफ चले जाइए या फिर आप रामानुजाचार्य की तरफ चले जाइए। पूरे वेदांत दर्शन के 2 ही पिलर्स हैं, या तो शंकराचार्य या रामानुजाचार्य, दैट्स इट। और कोई पिलर नहीं है। बाकी सारे फॉलोअर्स हैं, या तो शंकराचार्य को फॉलो करेंगे या फिर वो रामानुजाचार्य को फॉलो करेंगे, दैट्स इट। और मोस्ट ऑफ फिलोसफर्स ने रामानुजाचार्य को फॉलो किया। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, कंटेम्पररी इंडियन फिलोसॉफी, समकालीन भारतीय दर्शन जिसको आप कहते हैं, कंप्लीटली जो कंटेम्पररी इंडियन फिलोसॉफी है, कंप्लीटली इन द सेंस मैं 100% की बात नहीं करता, बट मेजॉरिटी ऑफ फिलोसफर्स शंकराचार्य को ही फॉलो करते हैं। बट जो वेदांती हैं वो शंकराचार्य को फॉलो नहीं करते हैं, वो रामानुजाचार्य को फॉलो करते हैं। तो या तो आप शंकराचार्य को मानेंगे या आप रामानुजाचार्य को मानेंगे। मानने का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप उनके शिष्य हो जाएंगे, नहीं। मानने का मतलब है कि आप किसे मानते हैं, कि मैं ही ईश्वर हूं या मुझ में ही ईश्वर है, दोनों में फर्क है। तो 2 ही फिलॉसफी है पूरे वेदांत के अंदर, जिसको आगे बढ़ाया गया। पूरे वेदांत का कंक्लूजन निकाल के देख लीजिएगा, ब्रह्म, जीव, जगत, माया, दैट्स इट। इसके अलावा है क्या?
मैं बच्चों को हमेशा जिन्हें पढ़ाता हूं यूपीएससी, उन्हें एक ही बात बताता हूं, भैया एक ब्लैंक पेपर ले लो, वेदांत दर्शन लिख लो, 4 टॉपिक बना लो, ब्रह्म, जीव, जगत और माया। पहला टॉपिक लिखो शंकराचार्य, ब्रह्म शंकराचार्य के अनुसार क्या है, ब्रह्म सत्यम, जगत क्या है, मिथ्या, जीव क्या है, ब्रह्म का ही स्वरूप है, माया क्या है, ईश्वर की ही एक शक्ति है, रामानुजाचार्य, रामानुजाचार्य को लिख लीजिए, बाकी सारे फिलोसफर्स को लिख लीजिए, सिंगल पेज के अंदर पूरा वेदांत लिख के रखिए, कहानियां सुनिए, उसके बाद जैसे मैं कहानियां सुना रहा हूं, कहानियां सुनिए, समझिए, और फिर फैक्ट्स को याद रखिए, और फिर आप आंसर राइटिंग कीजिए, मजा आ जाएगा आंसर राइटिंग में। फैक्ट्स तो आपको लिखने पड़ेंगे। सेम एज अगर मैं ओवरऑल इंडियन फिलोसफी की बात करता हूं, तो इंडियन फिलोसफी में टॉपिक्स हैं ही कितने, कितने टॉपिक्स आप मानते हैं? थ्योरी ऑफ नॉलेज, ज्ञान का सिद्धांत। मेजॉरिटी ऑफ इंडियन स्कूल फिलोसफीज जो है ज्ञान के सिद्धांत पर सीमित हैं। साहब ज्ञान होता कैसे है? कोई कहेगा परसेप्शन से होता है, कोई कहेगा इन्फ्रेंस से होता है, कोई कहेगा कंपैरिजन से होता है, कोई कहेगा वर्बल टेस्टिमोनी से होता है। आखिरी मीमांसा दर्शन आएगा, वो कहेगा इन चारों से कोई पार नहीं पड़ती है, कुछ और होते हैं 2-3 तरीके, उनसे और ज्ञान होता है। 4 बार का आएगा, वो कहेगा सिंगल एक से ही होता है, बाकी सारे बेवकूफ बनाते हैं, पागल बनाते हैं। तो सबसे बड़ा कंसेप्ट थ्योरी ऑफ नॉलेज इंडियन फिलोसॉफी। सेकंड कंसेप्ट द कॉजेशन थ्योरी। व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ कॉजेशन थ्योरी? व्हाट इज द आउटकम ऑफ कॉजेशन थ्योरी? आखिर इसका आउटकम है क्या? कॉजेशन थ्योरी होती क्या है? सभी लोग इस पर काम कर रहे हैं, पूरी इंडियन फिलोसॉफी इस पर काम कर रही है। एक 4 बार को आप छोड़ दीजिए, बाकी सभी लोग मानते हैं। फिर आप तीसरे टॉपिक पे आ जाइए, सेम जीव, फिर आप आ जाइए जगत, फिर आप आ जाइए मोक्ष, और मोक्ष से पहले अज्ञान भी जोड़ दीजिए, ये लीजिए पूरी फिलॉसफी खत्म। इसे कहते हैं कंपैरेटिव फिलॉसफी, तुलनात्मक दर्शन। आपको पता होता है कि ज्ञान के जिस विषय पर चारवाक ये कह रहा है, उसी विषय पर जैन दर्शन क्या कह रहा है, उसी विषय पर बुद्ध दर्शन क्या कह रहा है, और उसी पर हमारी वेस्टर्न फिलॉसफी क्या कह रही है। तब एक मजा आता है फिलॉसफी में, तो एक टेस्ट आता है फिलॉसफी का। जब 4 वार ही पढ़ा तो ओनली 4 वार ही क्या पढ़ा, वो फिलोसॉफी भी मुझे अच्छी नहीं लगती। मैं उसको थोड़ा सा सपोर्ट नहीं करता भैया। फिलोसॉफी का मतलब ही है कि जब अब आप हर एंगल से चेक करें उसे कि वो सही है या गलत है, हर एंगल से, एवरी एंगल, तब मजा आता है फिलोसॉफी का। तब जब आप चर्चा भी करते हैं किसी के साथ बैठकर, तो आपके पास 50 पॉइंट्स होते हैं चर्चा करने के, साहब इसने ये कहा था, इसने ये कहा था, इसने ये कहा था, इसने ये कहा था, तो सामने वाला सुनता है आपकी ये बात। और दूसरी बात, आंसर राइटिंग के अंदर इसका मजा यही है, बीटेक वाले बच्चे जानते होंगे कि भैया देखिए, एग्जैक्ट या एक्यूरेट आंसर अगर आपको नहीं पता है, तब भी इतना कंटेंट दिमाग में होना जरूरी है कि मैं आंसर लिख के आ सकूं, क्योंकि मुझे आंसर छोड़ना नहीं है, लिखना जरूर है। तो जिस दिन आप कंपैरेटिव फिलॉसफी पढ़ना शुरू कर देंगे ना, तुलनात्मक दर्शन, उस दिन आप खाली नहीं रहेंगे। यहां से आपके पास बहुत सारे विचार होंगे, बहुत सारे कंसेप्ट आपके पास इनबिल्ड होंगे। तो जो हमारी शुरुआत थी कहानी की, वो ये थी कि मैं इंडियन को ऑप्ट करूं या वेस्टर्न को ऑप्ट करूं। भैया इंडियन फिलोसॉफी सबसे छोटा सेक्शन है, इंडियन फिलोसॉफी के फिलोसोफर्स कम है, इंडियन फिलोसॉफी में ज्यादा, मैं कहूं कि हजारों लाखों टॉपिक वाली कहानी नहीं है, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। कंपेरेटिव टू वेस्टर्न फिलोसॉफी, वेस्टर्न फिलोसॉफी थोड़ी सी आपको कंफ्यूज करेगी। वेस्टर्न फिलोसॉफी थोड़ा सा आपको मैं कहूं ना, जैसे कि कि यार ये अलग बोल रहा है, ये अलग बोल रहा है, दोनों एक ही फिलोसफर्स हैं, समझ में नहीं आ रहा है। ये सिचुएशन आपके क्रिएट होने के चांसेस ज्यादा है, ये ध्यान रखिएगा। लेंथ भी ज्यादा है वेस्टर्न फिलोसफी, फिलोसफर ज्यादा है। हमें तो शॉर्ट एंड स्वीट में काम चलाना है। वेस्टर्न फिलोसफी पढ़नी है तो सेलेक्टेड पढ़नी है, पढ़ना सभी है, जीवन में ध्यान रखना, पढ़ना सभी है। इंडियन पढ़ना है, वेस्टर्न पढ़ना है, सोशल पढ़ना है, रिलीजियस पढ़ना है, पढ़ना सभी है। बट मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि मैं मेरी ग्रिप किस पर स्ट्रांग रखूं, कि यार ये मेरी महारत है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इंडियन को ही प्रेफर कीजिए, मत कीजिए, आप वेस्टर्न को प्रेफर कर लीजिए, लेकिन उस पर फिर आपकी महारत होनी चाहिए। महारत का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको पीएचडी करनी है, आपको बहुत बड़ा दार्शनिक बनना है, नहीं। महारत का मतलब है कि फिर मैंने अगर कहीं से भी बीच में उठाकर कोई टॉपिक पूछ लिया,
तो आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि सर इसका जवाब ऐसा होता है, और आपने जो जवाब झूठ भी बोला हो तो कहीं ना कहीं वो एक लगभग लगभग बराबर हो कि हाँ यार कहीं ना कहीं नजदीक है बच्चा, हवा में कुछ नहीं बोल रहा, इसको पढ़ा हुआ तो है। ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। तो आप भले इंडियन लीजिए भले वेस्टर्न लीजिए, मेरा रिकमेंडेशन ऑलवेज रहता है इंडियन को लेकर के कि आप इंडियन के साथ आगे बढ़िए। अच्छा भी है, छोटा भी है, आपके नजदीक भी है, आपका टच भी है इंडियन के साथ, इसलिए मैं कहता हूं, बाकी और कुछ नहीं है। आप वेस्टर्न को लेकर आगे बढ़ सकते हैं अगर आपको लगता है कि वेस्टर्न मेरे लिए ज्यादा बेटर है। सेम एज सोशल रिलीजियस की मैं बात करूंगा अगली क्लास के अंदर, तो मैं चर्चा करूंगा कि सोशल और रिलीजियस के अंदर ऐसे कौन से आउटकम्स हैं, ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिस पर चर्चा की जाए। क्योंकि आजकल समस्या ये है कि यूट्यूब पर या बाकी जगहों पर बड़े वीडियोस बच्चे देखना कम पसंद करते हैं कि सर बोर हो गए हम तो। हालांकि मैं बोर नहीं करता हूँ, बट फिर भी कई बार हो जाता है बोर, आदमी शक्ल देख के बोर हो जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि छोटा वीडियो बने। तो अगली क्लास में सोशल पॉलिटिकल पर चर्चा करेंगे और बहुत जल्द हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स फिलोसॉफी के लेकर डिस्कस करेंगे, ताकि आप ये समझ सकें कि आखिर यूपीएससी पूछता क्या है, तैयारी उसी तरह से पूरी होती है। 2024 की आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो आप सोचिए आपका लेवल क्या होना चाहिए। 2024 की प्रिपरेशन हम कर रहे हैं या 2023 के मेंस की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, या 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 जो भी आप कर रहे हैं, आई डोंट नो, बट आपका तरीका जो है, आपका जो रास्ता जो है वो एक शार्प होना चाहिए, बहुत सटीक होना चाहिए, और कुछ नहीं है। तो ये है, बाकी अगली क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद आपका।